Hello, students. Myself, Amitabh Soni, as your management head, and now we will discuss about the next another important topic like nucleus. ये जो न्यूक्लियस है जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, ये पूरे बॉडी और सेल की इंडेक्टिव से द सेल की एक्टिविटी को गवर्न करता है. दैट्स वी आर नोन एज द मास्टर सेल ऑर्गन, या कह सकते हैं द मास्टर ऑर्गन ऑफ सेल. तो वी विल डिस्कस दिस न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करें, या न्यूक्लियस को, जैसे कि मैंने अभी बोला, इस न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज मास्टर ऑर्गेनल ऑफ सेल, एंड दैट इज द ब्रेन ऑफ सेल. ये जो न्यूक्लियस है, एवरी सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, but in some of the cells there is number of nucleus which is the two, or which is the several kind of nucleus also, several nucleus also. So each cell having a single nucleus and which control all the activities of cell. इस न्यूक्लियस को शुरू करने से पहले लोग कुछ टर्मिनोलॉजी पे फोकस करते हैं जनरली बच्चों को नहीं पता. जैसे एक वर्ड है जिसको लोग बोलते हैं कैरियोगेमी. एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोगेमी. कैरियोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन. गेमी मींस फ्यूजन और कैरियो मींस न्यूक्लियस, मींस न्यूक्लियर फ्यूजन. दैट इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. तो पहले वर्ड हुआ दैट इज कैरियोगेमी. दूसरा वर्ड है जिसको हम लोग बात करें, दैट इज ए कैरियोकाइनेसिस. एक वर्ड है दैट इज कैरियोकाइनेसिस. ये जो कैरियोकाइनेसिस है, इस कैरियोकाइनेसिस का फिर वही मतलब, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस. दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. That is division of nucleus. And the another one topic, or another one, not a topic, another one point, that is karyogamy, karyokinesis and karyology. Karyology, logic का मतलब होता है स्टडी, कैरियो का मतलब अगेन न्यूक्लियस. That is study of nucleus. ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि ये न्यूक्लियस होते हैं, एवरी सेल्स हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस. अगर किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस है, पर्टिकुलर सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं मोनोन्यूक्लिएटेड. उस सेल के लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं मोनोन्यूक्लिएटेड. और ये मोनोन्यूक्लिएटेड के लिए नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, ये एवरी सेल, जैसे मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल एक हाइफी है, और इस हाइफी के अंदर इस फ्रेगमेंट और फ्रेगमेंट हैविंग सिंगल न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं मोनोन्यूक्लिएटेड माइक्रोन और मोनोन्यूक्लिएटेड हाइफी. बट इन केस ऑफ बाइन्यूक्लिएटेड, अगर इस सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बाइन्यूक्लिएटेड, और इसी को हम लोग बोलते हैं डाइकैरियन. डाइकैरियन. ये जो डाइकैरियन कंडीशन है, बेसिकली इस डाइकैरियन की अगर हम लोग बात करें, तो ये है आपका another one mycelium or another one the hyphae of fungi, where the two different kind of nucleus is present. The two different kind of nucleus is present. तो यहाँ पे क्या है, दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस है. तो यहाँ पे कंडीशन को हम लोग लिख सकते हैं n+n. इस कंडीशन को हम लोग लिखते हैं n+n, इसको बोलते हैं बाइन्यूक्लिएटेड. तो ये हो गया बाइन्यूक्लिएटेड और मोनोन्यूक्लिएटेड. लेकिन कभी कभी कुछ सेल्स होती है जिनके अंदर सेवरल न्यूक्लियस होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन. तो हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन. ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन की अगर बात करें, तो प्लांट के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस को कुछ अलग टर्म्स यूज करते हैं और एनिमल के लिए कुछ अलग टर्म यूज करते हैं. मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में अगर हम लोग बात करें, तो प्लांट के केस में, इन केस ऑफ प्लांट, the multinucleated condition is called as cynocytic. Is called as cynocytic. Like ये हमारा माइक्रोन है, और इसके अंदर
कई सारे न्यूक्लियस हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे राइजोपस का जो राइजोपस होता है, उस राइजोपस के अंदर जो माइसीलियम होगा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में होता है। बट इन केस ऑफ अगर एनिमल की बात करें, इन केस ऑफ ये जो मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन है उस कंडीशन की वर्ड यूज करते हैं सिंसीशियम। सिंसीशियम, ये सिंसीशियम कंडीशन मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन जब प्लांट में एनिमल्स के अंदर होती है तब हम लोग वर्ड यूज करते हैं, और ये मिलती है एस्केरिस के एपिडर्मिस के अंदर। एपिडर्मिस होती है मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमल केस में सिंसीशियम। तो ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड जो आपको याद, सिनोसिटिक which is also the multinucleated but we are used only multinucleated, मतलब प्लांट के केस में इस मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन को सिनोसिटिक बोलते हैं। जैसे हमारे राइजोपस के अंदर ये एग्जांपल्स में फंजाई है, राइजोपस के अंदर ये सिनोसिटिक कंडीशन देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मल्टीन्यूक्लिएटेड इन केस ऑफ प्लांट होगा, सॉरी इन केस ऑफ एनिमल होगा तो वहां पर यूज करते हैं सिंसीशियम। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करें वो पर्टिकुलर सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वो पर्टिकुलर सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो आपको भी पता है कि ह्यूमन आरबीसी के अंदर, इन ह्यूमन आरबीसी द न्यूक्लियस इज एब्सेंट, दैट सेल इज कॉल्ड इन्यूक्लिएटेड। इसको हम लोग बोलते हैं इन्यूक्लिएटेड, दैट इज न्यूक्लियस एब्सेंट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि यहाँ पे ये जो point है that is inequated condition which is present in human organs। एक और important point है जिसको बोल सकते हैं लोग sieve tubes। sieve tubes, इस sieve tubes के अंदर भी nucleus absent होता है। You can say these sieve tubes do not have the nucleus in case of plant। plant में जो phloem होते हैं, प्लांट के अंदर जो फ्लोएम होगा जिसको लोग बैक्टीरियल टिश्यू बोलते हैं, उस फ्लोएम के अंदर सीड ट्यूब्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। वहां पे एक वर्ड आ गया इन्यूक्लिएटेड। तो आपको याद रखने हैं मोनोन्यूक्लिएटेड मींस सिंगल न्यूक्लियस, बाइन्यूक्लिएटेड और द डाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन व्हिच इज प्रेजेंट इन फंजाई। इट इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। ये डाइकैरियल कंडीशन एक जगह और देखने को मिलती है जहां पे आप कह सकते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो हमारा एम्ब्रियो सेट बनता है उस एम्ब्रियो सेट के अंदर पोलर न्यूक्लियस के अंदर भी डाइकैरियल बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो मल्टीन्यूक्लिएटेड प्लांट में सिनोसिटिक और एनिमल के केस में सिंसीशियम, और जहां पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उस कंडीशन को हम लोग इन्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलते हैं। तो ये तो बात है न्यूक्लियस की कुछ स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करेंगे इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको किसने देखा, किसने डिस्कवर किया, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर इसको जो न्यूक्लियस है इसको बेसिकली देखा था किसने, लेवेनहॉफ। बात करते हैं इसके आगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन की अगर लोग बात करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेवेनहॉफ ने इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम फिश आरबीसी के अंदर देखा, और रॉबर्ट ड्रम who discovered who discovered this nucleus in orchid fruit। तो ऑर्किड फ्रूट के अंदर इन्होंने इस पर्टिकुलर इन ऑर्किड रूट, तो रॉबर्ट ड्रम was discovered the nucleus in orchid roots and gave the term nucleus। But initially this Leeuwenhoek, Antony von Leeuwenhoek was first seen the nucleus in fish eggs। And the next another one, the Hammerlin, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हैमरलिन। हैमरलिन ने क्या किया, ये बेसिकली इन्होंने ये प्रूफ किया कि these nucleus which are act as a controlling, this act as a brain of cell which can regulate or control the activity of cells। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एल्गी यूज की जिसका नाम था एस्टेबुलेरिया, और ये एस्टेबुलेरिया लॉन्गेस्ट एल्गी है। इसकी लेंथ, एक पर्टिकुलर एल्गी की लेंथ, एक सेल की लेंथ अप टू 30 सेंटीमीटर होती है। तो these Hammerlin proved the nucleus control all the activities of cell by using acetabularия। इन्होंने दो स्पेसिफिकली, फॉर एग्जांपल इन्होंने लिया एक वो जिसका नाम था एस्टेबुलेरिया, इसको बोल देते हैं एस्टेबुलेरिया क्रिन्यूलेटा।
और ये दूसरी पर्टिकुलर, ये दूसरा, ये एस्टिब्लेरिया मेडिटेरेनियन, ये एस्टिब्लेरिया मेडिटेरेनियन, ये एस्टिब्लेरिया क्लिनेटा को यूटिलाइज किया टू डेमोन्स्ट्रेट दिस कि ये न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो इन्होंने क्या किया, इसके हेड को, यहाँ ये न्यूक्लियस था, इसको यहाँ से काटा और इसको इन्होंने यहाँ से काटा, और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इस हेड को यहाँ पे अटैच कर दिया और इस हेड को यहाँ पे अटैच कर दिया। तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस जब यहाँ पे अटैच हो गया तो इसने इस न्यूक्लियर, इस पर्टिकुलर सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल किया, और ये जो ब्लैक कलर का न्यूक्लियस है उस जब इस सेल पे अटैच किया तो इन्होंने इस सेल को रेगुलेट किया। इसका मतलब यह है कि हैमरलिन ने बाय यूजिंग द ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट ही एक्सप्लेन कि द न्यूक्लियस व्हिच कैन रेगुलेट और कंट्रोल द ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल किया था हैमरलिन। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट व्हिच इज बॉवेरी, बॉवेरी ने इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन किया व्हिच यूटिलाइज द हेरिडिटी। तो न्यूक्लियस that is called as a nucleus. तो Boveri explained the significance of nucleus in heredity. ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनकी कभी-कभी इंट्रोडक्शन पूछते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, the nucleus was discovered by Robert Brown in orchid roots and gave the term nucleus. Next another one, the Hammerling explained the nucleus which can control all activities of cell by using this Aspergillus, which is a longest algae basically. Next one, the Boveri gave the significance of the nucleus in heredity. So this is the complete introduction about the nucleus. वैसे तो और कई सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट रोल प्ले किया, लेकिन अब मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट है जो आपके बायो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी रिक्वायरमेंट है उन्होंने बात की। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के रेफरेंस में जो बात होनी है वो है इसके न्यूक्लियस के रेफरेंस में। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जनरली तीन टाइप का होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियस बेसिकली तीन टाइप का होता है। तो अभी आपने बात की मोनो न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड, दैट इज ए प्रेजेंस। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि एवरी सेल्स के अंदर सिंगल न्यूक्लियस ही होता है। अब यहाँ बात हो रही है इस प्रोकैरियोट के रेफरेंस में कि ये जो न्यूक्लियस है वो तीन टाइप का है, दैट इज प्रोकैरियोट, मेसोकैरियोट और यूकैरियोट। तो वन बाय वन हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोट। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का क्या मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये जो बेसिकली प्रोकैरियोटिक कंडीशन है, ये जो प्रोकैरियोन है, इस प्रोकैरियोन की इंपॉर्टेंस ये है कि प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट के अंदर देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट्स, लाइक बैक्टीरिया, लाइक बैक्टीरिया, यू कैन से द मोनेरॉट्स। तो ये जो किंगडम मोनेरा है, उस मोनेरा के बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरिया के अंदर, मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स होते हैं, दैट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब यहाँ पे प्रोकैरियोन का मतलब क्या है, तो प्रोकैरियोन का मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, nucleolus, these are absent or less developed, these are absent or less developed। इसके लिए इन प्रोकैरियोट के लिए हम लोग एक वर्ड और यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज कॉल्ड इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियोइड। ये हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज करते हैं फॉर प्रोकैरियोट। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, फर्स्ट, प्रोकैरियोट मींस न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोट है सर, प्रोकैरियोटिक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस नॉर्मली एब्सेंट होता है, लेस डेवलप्ड होता है। दूसरी चीज इसको हम लोग इंसिपिएंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इस पर्टिकुलर यूकैरियोट्स के रेफरेंस में, तो यहाँ पे जो यूकैरियोट्स है, इस यू का मतलब होता है एडवांस, that is called advanced, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। यहाँ पे एडवांस न्यूक्लियस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, that is called the nuclear membrane,
न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस is well developed, न्यूक्लियोलस दैट इज ए वेल डेवलप्ड। दूसरी पॉइंट एक और है, यहाँ पे जो डबल स्टैंडर्ड का हम बात करें, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यहाँ हम लोग कह सकते हैं इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इसी पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो लीनियर होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर with histone protein, with histone protein। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट के इलेक्ट्रिक्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स के इलेक्ट्रिक्स में, तो यहाँ पे जो डीएनए होगा वो डबल स्ट्रैंडेड होगा, सर्कुलर होगा, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, दैट इज ए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, एचपी मींस हिस्टोन प्रोटीन, बिना हिस्टोन प्रोटीन के यहाँ पे न्यूक्लियस में ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट। अब बात करते हैं मीसोकैरियोटिक सेल, बिकॉज़ दिस मीसोकैरियोटिक सेल ये तीन टाइप के न्यूक्लियस, प्रोकैरियोन, यूकैरियोन और ये मीसोकैरियोन। मीसो का मतलब इंटरमीडिएट। ये मीसोकैरियोन जो होंगे ये बेसिकली इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनोफ्लेजेलेट्स। ये जो मीसोकैरियोन्स है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है डायनोफ्लेजेलेट्स की। यहां पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी वो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स के दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। तो यहां पर मतलब है मीसोकैरियोन मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लास्ट present like eukaryotes। यहाँ पे जो बेसिकली प्रेजेंट है, यहाँ पे जो आपका यहाँ प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर प्लाज्म, ये बेसिकली यूकैरियोटिक सेल की तरह यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इस मीसोकैरियन के रेफरेंस में, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे डीएनए होता है लाइक प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स की तरह यहाँ पे प्रेजेंट होंगे डीएनए लाइक प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये मीसोकैरियोटिक सेल और मीसोकैरियोट को एक्सप्लेन कर रहा है। मीसो का मतलब है इंटरमीडिएट और कैरियन मींस न्यूक्लियस। तो यहाँ जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस, दैट इज लाइक यूकैरियोटिक सेल। In case of this mesokaryon, the DNA are double-stranded circular without HP, without histone protein, and such characteristics are similar as prokaryotes. That's it is placed in between the prokaryon and eukaryon, or the prokaryotic cell or eukaryotic cell. आगे की बात करें इसको फर्दर एक बार रिवाइज करें तो प्रोकैरियन में दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियन में दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, where the advanced type of nucleus is present, and the mesokaryon is a characteristics of dinoflagellates, and which is also called the fire, that is also called the fire or pyrites। तो ये तो बात हुई इस न्यूक्लियस के डिफरेंस में, क्या प्रोकैरियोट्स होते हैं, मेसोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग को टॉपिक की बात करनी है वो इसके स्ट्रक्चर के डिफरेंस में बात करनी है। ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इस न्यूक्लियस की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम है ई स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर ने बेसिकली यहाँ पे स्ट्रॉसबर्गर ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को फर्स्ट टाइम स्टडी किया और उन्होंने बोला कि ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के अंदर फॉलोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो ई स्ट्रॉसबर्गर फर्स्ट स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस in which the several following structures are present like nuclear membrane, nucleoplast, nucleus, nucleolus and chromatins। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ पे
सबसे पहले बात करनी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, जो न्यूक्लियस को कवरिंग करती है, न्यूक्लियस को कवर करती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो भी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, और ये है न्यूक्लियोप्लास्ट। नेक्स्ट न्यूक्लियस, and the last one that is called chromatin. All these structures are present in this nucleus. तो हम लोग यहाँ बात करते हैं सबसे पहले इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के, पहले बात करेंगे इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के रेफरेंस में। ये है हमारा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम लोग न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप, और इसी को हम लोग कैरियोथीका भी बोलते हैं। ये और ये है हमारा न्यूक्लियोलस, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोलस। ये बेसिकली ये हमारा है क्रोमैटिक्स, ये सब क्रोमैटिन्स है। जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, और जो सेंटर में प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं यूक्रोमैटिन। इनके अलावा यहाँ पे हमारे कुछ न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ डेंस ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग आरएनपी बोलते हैं। आगे हम लोग उसको डिस्क्राइब, यहाँ पे हम लोग कहें ये है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारी आउटर, तो ये है इनर न्यूक्लियर। इस आउटर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, इसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये जो स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसको भी हम लोग आगे फर्दर एक बार डिफाइन करेंगे, इनके डायमेंशन। दूसरी चीज ये, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस, एंड दिस वन कॉल्ड क्रोमैटिन। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के रेफरेंस में। तो हमने यहाँ बात की कि ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है, इनके बीच में स्पेस होता है, उसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और ये जो क्रोमैटिन्स हैं, ये क्रोमैटिन है जो नॉर्मली हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जो सेंटर में इनको बोलते हैं यूक्रोमैटिन, और जो पेरिफेरी में बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। ये है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस की जो मेन इंपॉर्टेंस है वो है राइबोसोम आरएनए सिंथेसिस से रिलेटेड। आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये बेसिकली मैट्रिक्स है या जो साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनए, जिसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, आरएनए और डीएनए प्रेजेंट है। ये इन सब स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोगों को यहाँ पे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिफरेंस में, कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे मैंने बोला कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर इनर मेम्ब्रेन होती है, और इनके बीच में जो स्पेस होता है वो लोग बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इस पेरीन्यूक्लियर स्पेस का जो डायमीटर है वो नियर 150 टू 300 एंगस्ट्रॉम होता है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन, जैसे ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, और इस आउटर मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस ये है, जैसे आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, और इस आउटर मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस ये है, ये है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इस आउटर मेम्ब्रेन की अटैचमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो outer membrane which is always attached to this endoplasmic reticulum, and on this endoplasmic reticulum the ribosomes is present. This is a ribosomes. ये जो ribosomes होते हैं
इनको हम लोग बोलते हैं एटीएस राइबोसोम्स। ये एटीएस राइबोसोम्स का ये एटीएस राइबोसोम्स का इस स्ट्रक्चर को दोबारा बनाना चाहूंगा। ये है हमारा न्यूक्लियस और ये है आउटर मेम्ब्रेन। ये है आउटर मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन व्हिच इज ऑलवेज अटैच्ड विद दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहती है और ये जो अटैच होगी यहाँ पे, वो अटैच होगी इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स। ये जो राइबोसोम्स है वो यहाँ पे एटीएस राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये एटीएस राइबोसोम्स विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरेंस, ये राइबोफोरेंस की हेल्प से, राइबोफोरेन 1 2 की हेल्प से यहाँ पे लार्जर सब यूनिट के थ्रू, लार्जर सब यूनिट के थ्रू अटैच। आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स एटीएस राइबोसोम्स इस लार्जर सब यूनिट के थ्रू की हेल्प से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये जो अटैच है उनके ऊपर अटैच है। तो आप कह सकते हैं कि दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस इज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हिच इज ऑलवेज अटैच्ड टू दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पे क्या होंगे, राइबोसोम्स। तो यह आप कह सकते हैं इसलिए स्मूथ, सॉरी दिस इज a rough endoplasmic reticulum, ये rough endoplasmic reticulum से आउटर मेम्ब्रेन अटैच होती है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है which is always attached with प्रोटीन, यहाँ पे लैमिना प्रोटीन्स होती हैं, that is called लैमिना, न्यूक्लियर लैमिना प्रोटीन। ये न्यूक्लियर लैमिना प्रोटीन बेसिकली इनर मेम्ब्रेन से अटैच होती है और इस स्पेस का जो डायमीटर होता है वो 150 टू 300 एंगस्ट्रॉम होता है। कहीं पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और वहां पे बन जाते हैं न्यूक्लियर पोर, जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। होते क्या है, और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब है कि ये कहना चाहिए कि ये न्यूक्लियर पोर और द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हिच एक्ट एज ए सेलेक्टिवली और डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हम लोग बात करें इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो सबसे पहले कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हिच इज बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑन आउटसाइड एंड व्हिच इज मेड अप ऑफ द टू मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड एज द कैरियोटिका, व्हिच इज आउटर और इनर। इन आउटर इनर के बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है जिसका डायमेंशन 150 टू 300 एंगस्ट्रॉम होता है। मैंने यहाँ पे डिस्कस किया ये जो आउटर मेम्ब्रेन है व्हिच इज ऑलवेज अटैच्ड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस रफ है मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और रफ इसलिए क्योंकि एटीएस राइबोसोम्स होते हैं और ये अटैच किसके हेल्प से होते हैं, राइबोसोम के हेल्प से, किसके थ्रू, लार्जर सब यूनिट के थ्रू यहाँ अटैच होते हैं। तो ये तो बात हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रेफरेंस में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के रेफरेंस में, कि यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर पोर है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो इनर मेम्ब्रेन थी वो इनर मेम्ब्रेन व्हिच इज अटैच्ड विद द लैमिना प्रोटीन, और ये लैमिना प्रोटीन व्हिच बिकम्स फॉस्फोराइलेटेड एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हिच विल बी डिसअसेंबल्ड। अगर आपने कभी सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो जब प्रोफेज होती है तो उस प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। तो हम यहाँ कह रहे हैं दिस lamina protein becomes phosphorylated and this nuclear membrane disassembled in prophase। prophase के अंदर ये disassembled हो जाती है, disappear हो जाती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जब साइटोकाइनेसिस से पहले कैरियोकाइनेसिस होती है तो अगर ये सेल है तो ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये नियर अबाउट डिसअपियर हो गई, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, डिसअपियर, और जो वहां क्रोमेटिन्स थे वो शॉर्ट थिक क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं लाइक दिस। ये शॉर्ट थिक क्रोमोसोम्स में ऐसे ये कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हमारा हो गया
प्रोफेज, दैट इज लेट प्रोफेज। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेसल करती है और डेसल इन केस ऑफ द प्रोफेज। ये प्रोफेज की कहानी। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जब प्रोफेज के अंदर ये डिसअसेंबल्ड होगी तो ये रीअपियर होगी या रीअसेंबल्ड होगी। तो टेलोफेज के अंदर जब कैरियोकाइनेसिस हो गया और एक न्यूक्लियस में दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, तो अल्टीमेटली हमारे टेलोफेज के अंदर दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी रीअसेंबल्ड। तो फर्दर जब टेलोफेज होगी तो टेलोफेज के अंदर हमारे ये दो डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, इसलिए टू डॉटर न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी रीअपियर। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बनने के बाद यहाँ पे क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स वगैरह हैं वो डीकंडेंस्ड हो जाते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारा न्यूक्लियोलस, ये बन गए, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो टेलोफेज के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअसेंबल्ड हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो डॉटर, दिस इज कॉल्ड एज डॉटर न्यूक्लियाई, दैट इज कॉल्ड एज डॉटर न्यूक्लियाई। कब बनेंगे, टेलोफेज। टेलो मतलब एंड फेज। तो जब बीजा होता है, जब माइटोसिस होती है, तो ये बेसिकली लैमिना प्रोटीन फॉस्फोराइलेटेड होगी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी और रीअपीयर होगी इन केस ऑफ टेलोफेज। ये बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैंने आपको बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉर्मली एब्सेंट होती है, तो वहां क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियर पोर बन जाते हैं, जिसे कह सकते हैं कि दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज परफोरेटेड बाय द न्यूक्लियर पोर, द डायमेंशन इज 300 to 1000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परफोरेटेड होती है, जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, वहां पे न्यूक्लियर पोर बनते हैं और उस न्यूक्लियर पोर का डायमेंशन होता है 300 to 1000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे ये बेसिकली पोर जो होते हैं ये हेक्सागोनल या कि ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, सॉरी दिस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, दीस आर द ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर लाइक इन दिस। ये है एक ऑक्टागोनल है, जिसे ऑक्टागोनल एंड एक सिंगल यूनिट को हम लोग एनुलस, इसको हम लोग एनुलस बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसे हम लोग ब्लैब भी बोलते हैं, ब्लैब और एनुलस। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो बेसिकली आपका nuclear pore which are octagonal in structure and which is composed of the 8 subunit which is called as annulus or blab, and this annulus and the pore which is combined to form a pore complex। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये बन गया न्यूक्लियर this is a nuclear pore complex, this is a nuclear pore complex। ओके, ये हो गई बात न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की। मैं ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है which act as a selectively or differential permeable, मतलब it is passing the selective size of the particle as well as solvent। solvent के साथ साथ selective size of particle को solid को पास होने देती है, that's why it is called as a selectively or differential permeable membrane। ये हम लोगों ने यहाँ बात की इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के रेफरेंस में। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या है, और 8 जो यूनिट्स है बेसिकली इनको हम लोग बोलते हैं एनुलस और ब्लैब, दैट इज ऑक्टागोनल इन स्ट्रक्चर। ये जो न्यूक्लियर पोर है ये ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर से जो दिखते हैं इनको लोग एनुलस ब्लैब बोलते हैं। तो ये तो बात हुई इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रेफरेंस में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अनदर वन टॉपिक की, जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब अभी हम लोग बात कर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के रेफरेंस में, तो अभी हम लोगों ने बात की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, और अब बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट
सेमी फ्लूइड कोलाइडल सब्सटेंस होते हैं इनके अंदर। ये जो न्यूक्लियर प्लाज्म होता है इनके अंदर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड्स और कोलाइडल सब्सटेंस होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हम लोग बात करें तो केमिकली विचारेंगे डीएनए जो 10 से 12-15% आरएनए जो 2 से 3% और प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। आप ऐसे कर सकते हैं कि केमिकली न्यूक्लियोप्लाज्म the DNA, RNA and protein is present, which may be histone or which may be the non-histone protein, जिसको हम लोग एसिडिक और एल्कलाइन प्रोटीन भी कहते हैं, जो आगे आगे हम लोग डिस्क्राइब। यहाँ पे आरएनए का परसेंटेज 2 to 3, डीएनए का परसेंटेज 10 to 15 और जो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स है उनकी परसेंटेज 3 to 5% यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में बताया था, ये अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है तो मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रेन्यूल पार्टिकल्स होते हैं। ये हमारा क्रोमेटिन फाइबर्स हैं और ये हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, इसलिए इसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हो। तो यहाँ पे कुछ ये इलेक्ट्रॉन डेंस पार्टिकल्स को बोलते हैं आरएनपी, दैट इज कॉल्ड एज ए आरएनपी। ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको आप इजीली कुछ यहाँ पे फिर पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक, तो ये जो आरएनपी है, इस आरएनपी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दिस राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स which are probably contain the messenger RNA. That is a very much important point which is a function of this RNA. तो RNP क्या है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये इलेक्ट्रॉन डेंस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग आरएनपी बोलते हैं, जिसको कहते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। और ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स क्या करते हैं, which is probably contain the messenger RNA. So this is the entire information or entire things about this न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बात की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस इज आरएनपी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो यहां हम लोगों को एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है बेसिकली जिसको फोंटाना ने डिस्कवर किया, जिसको फोंटाना ने डिस्कवर किया, और ये न्यूक्लियस, ये अगर आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, इन ईच न्यूक्लियस द सिंगल न्यूक्लियस आर जनरली प्रेजेंट। एक न्यूक्लियस के अंदर जनरली सिंगल न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसा हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग 5 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। कितने? 5। और वो जो 5 न्यूक्लियाई हैं वो हमारे सोमेटिक सेल्स के जो क्रोमोसोम्स नंबर है 13, 14, 15, 21 एंड 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे ये 5 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा एम्फीबियन oocytes के अंदर इन न्यूक्लियाई के नंबर्स हो सकते हैं वो 2000 तक हो सकते हैं, और अनियन सेल के अंदर इनके नंबर्स 4 होते हैं। तो यहां कह सकते हैं कि ये जो जनरली सिंगल न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन अ single nucleus are present in a single nucleus of a cell, and normally the one nucleus with each set of chromosomes. Each set of chromosomes के ऊपर normally single nucleus are present. ये जो somatic cells of human के अंदर 5 nuclei present होते हैं, which are present on 13, 14, 15, 21 and 22 number of chromosomes. Means the 5 nuclei are the characteristics of the somatic cells of human. एम्फीबियन oocytes के अंदर इनके नंबर 2000 और न्यूक्लियस ऑफ अनियन सेल के अंदर इनके नंबर्स 4 न्यूक्लियाई होते हैं। तो काम क्या होता है, जो इंपॉर्टेंस है उसके काम की है। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने जब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के डिटेल में बात की थी कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस आर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। It is a site of the ribosomal RNA synthesis. Ribosomal RNA के synthesis में न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट प्ले करता है एक रोल। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है जब ये क्रोमोसोम्स के एनआर रीजन पे अटैच होता है तो कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसाइज करता है, लाइक 28S, 16S, 18S, 5.8S राइबोसोमल। तो सारे इसी न्यूक्लियस की हेल्प से बनते हैं, जो आगे हम लोग क्रोमोसोम्स में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज की न्यूक्लियस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, उस कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करने के लिए
कैल्शियम इज नेसेसरी। अगर इस न्यूक्लियोलस का कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करना है तो उसके लिए क्या होगा, कैल्शियम इज नेसेसरी। सो कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द नेसेसरी या रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो आई थिंक हम लोग ने यहाँ बात की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, और यहाँ बात की न्यूक्लियोप्लास्ट की और न्यूक्लियोलस की। आगे नेक्स्ट एक टॉपिक बचा हुआ है क्रोमेटिन। देखिए क्रोमेटिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इट से हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स को बनाता है। जब क्रोमेटिन कंडेंस्ड होंगे तो क्रोमोसोम्स बनेंगे। तो क्रोमेटिन क्या है, थोड़ा सा लार्ज टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं पढ़ूंगा या आपको डिस्कस करूंगा क्रोमेटिन। ओके, सो प्लीज वॉच, शेयर एंड ये जो दी गए नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे भी आप कमेंट्स लिख करके अपने क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वीडियोस आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, जो एक ऐप है मेरा, उस ऋषि रोस्टर नाम के ऐप पे आप ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो प्लीज गिव द कमेंट्स, likes and share the and subscribe my videos. Thank you so much.